हेलो क्लास 10। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने सुना और पढ़ा कि माइटोसिस पर्टिकुलरली एक तरह का सेल डिवीजन है जो बॉडी सेल्स में होता है और रिपेयर, ग्रोथ, रिप्लेसमेंट के लिए बेसिकली ये रेस्पॉन्सिबल है। वही मियोसिस एक अलग तरह का सेल डिवीजन है जो सिर्फ सेक्स सेल्स में होते हैं और इनमें गैमेट्स फॉर्मेशन होता है जो जाइगोट बनाता है। आज हम लोग इन दोनों पर्टिकुलर प्रोसेसेस के बारे में और थोड़ा अधिक जानकारी लेंगे। माइटोसिस जो है वो पर्टिकुलरली 4 अलग अलग फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। याद रहे, जब भी डिवीजन होता है तो सेल के डिवीजन के समय सबसे पहले जो चीज डिवाइड होता है वो न्यूक्लियस है। यानी सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तब जाकर सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म जो है वो कंस्ट्रिक्ट होता है, सिकुड़ता है और फिर वो अलग होता है। यानी न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा, इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, KARYOKINESIS। कैरियोकाइनेसिस जो वर्ड है ये पर्टिकुलरली क्या है? इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसे हम लोग माइटोसिस के केस में 4 अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। डिवीजन के समय जब सेल डिवाइड होना शुरू होता है तो उसके पहले सेल जो है वो अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं सेल डिवीजन के लिए कि वो सेल डिवीजन के समय रुके ना फिर। यानी सेल डिवीजन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो एक बार शुरू हो जाए तो फिर वो नहीं रुकता है। तो सेल डिवीजन के पहले वो अपने आप को सेल डिवीजन के लिए तैयार करता है। ऐसे समय में वो ज्यादा से ज्यादा क्रोमैटिन थ्रेड्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स और हिस्टोन प्रोटीन्स को बनाने की कोशिश करता है। जैसे वो डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स के नंबर को एक्चुअली जितना है उतना मेंटेन कर सके और डिवाइड होने के समय जो न्यूक्लियस दो पार्ट में बटेगा तो उसमें वो एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर सके। ये जो फेज है जिसमें वो थोड़ा देर के लिए अपने आप को सिंथेसिस करता है डीएनए और हिस्टोन मॉलिक्यूल्स को, इस फेज को हम लोग रेस्टिंग फेज या इंटरफेज कहते हैं। इस फेज में जैसे कि ऊपर फिगर में आप एनिमल सेल में देख पा रहे हैं कि सेंट्रोजोम जो है उसमें सेंट्रियोल्स हैं, 2 सेंट्रियोल्स हैं। आपको देखिए 2 सेंट्रियोल्स हैं और न्यूक्लियस जो है उस न्यूक्लियस के अंदर में आपका क्रोमैटिन मटेरियल्स हैं, न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये इंटरफेज में अपने आप को ज्यादा इस तरह से क्रोमैटिन थ्रेड्स, डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा और जब इसको लगेगा कि हाँ अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं, तब ये सीधा प्रोफेज में चला जाएगा। प्रोफेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका अर्ली प्रोफेज है और एक आपका लेट प्रोफेज है। यानी प्रोफेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जैसे कि आप उसको स्टडी आराम से कर सके, समझ सके। ये पूरा सेल डिवीजन चुटकियों में, सेकंड के अंदर पूरा खत्म हो जाता है। यानी आपका जो 4 फेज बोला गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये इतने तेजी के साथ शुरू होता है और खत्म हो जाता है कि आप समझ नहीं पाएंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर इसको आप स्टडी करें तो चुटकियों में खत्म हो जाता है। इसको स्टडी अगर ठीक से किया जाए तो आप उसके अंदर जो सेल्स है, एक्टिवली सेल्स, उसे आप पहचान पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कोई सेल प्रोफेज में हो तो कोई सेल मेटाफेज फेज में, कोई सेल जो एनाफेज में है तो कोई सेल अभी प्रोफेज शुरू ही नहीं किया। इस तरह से आपको उसके अंदर बहुत सारे सेल्स अलग अलग फेजेस में देखने को मिलेंगे। तो स्टडी करने के समय आपको अगर आइडिया हो तो ही आप पकड़ पाएंगे कि कौन सा सेल किस फेज में है। तो जैसा कि इंटरफेज बताया गया, इट इज अ रेस्टिंग फेज इन विच द न्यूक्लियस tries to make more DNA, more histone proteins so that in the next stage it can go smoothly. दूसरा स्टेज ही है आपका अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो सेंट्रोजोम है, इसके जो सेंट्रियोल्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। यानी वो तो पर्टिकुलर सेंट्रियोल्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे और आपके अंदर में ये जो डेंस क्रोमैटिन मटेरियल था वो फिर क्रोमोसोम्स में इस तरह से अपने आप को सेंट्रोमियर में अटैच कर लेंगे। यानी वो डेंस हाईली कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा। आपका क्रोमैटिन थ्रेड्स हाईली कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम बना लेगा और सेंट्रोमियर के साथ एक एक क्रोमोसोम जो है वो अटैच होकर इस तरह से पेयर्स कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट अर्ली प्रोफेज है। जैसे ही प्रोफेज खत्म होगा वैसे ही आप देखिए कि सेंट्रियोल्स जो है वो पोलर रीजन्स में अपने आप को कंस्टिट्यूट कर लेंगे। यानी पहले देखो न्यूक्लियस के पास था, इसके बाद वो डिवाइड हुआ और अब दोनों पोलर रीजन्स में चले आए। और सेंट्रियोल्स पोलर रीजन में आने के बाद इसके जो एस्टर्स होते हैं, यानी इसके साथ जो
मूछ जैसी जो इनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एस्टर्स ये इसके पहले जो आपका सेंट्रोमियर था क्रोमोसोम का, उसके साथ अपने आप को बांध लेता है। यानी इसके एस्टर्स जो है वो सेंट्रोमियर को अटैच कर लेगा, सारे क्रोमोसोम्स के साथ वो अटैच हो जाएगा, अपने अपने एस्टर्स के साथ उसको चिपका लेगा, बांध लेगा, और क्रोमोसोम्स जो है वो इस तरह से एस्टर्स के साथ बंध जाएंगे। और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल था देखो वो डिसअपियर कर गया, न्यूक्लियर मटेरियल अब नहीं है। न्यूक्लियोलस फर्स्ट स्टेज में आपका अर्ली फ्लोज में ही खत्म हो जाता है, अर्ली प्रोफेज में। इसके बाद न्यूक्लियर मटेरियल, ऊपर में जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो भी गायब हो गया, सेंट्रियोल्स पोलर रीजन्स में चले आए, और क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमियर के साथ, इस एस्टर्स के साथ सेंट्रियोल का क्या हुआ, अटैच हो गया। इसके बाद जो फेज है वो है मेटाफेज। मेटाफेज में देखने को मिलता है कि जो क्रोमोसोम्स अब अपने आप को कैसे भी अरेंज करके थे, वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को इक्वेटोरियल रीजन में, यानी इस तरह से प्लेनर इक्वेटोरियल रीजन में अपने आप को अरेंज कर लेता है, और अभी भी वो देखिए एस्टर्स के साथ बंधा हुआ है। यानी अब जो एस्टर्स हैं वो खींचकर क्रोमोसोम्स को इस तरह से स्ट्रेट प्लेन रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में टान कर ले आता है। ये मेटाफेज है। मेटाफेज के बाद ही जो स्टेज आता है वो एनाफेज। एनाफेज को फिर से दो पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला में आपका ये जो क्रोमोसोम्स पेयर में था, तो ये सेंट्रियोल क्या करेगा, एक पेयर खींच लेगा, यहां से एक पेयर ये सेंट्रियोल खींच लेगा, तो क्रोमोसोम्स के पेयर जो है वो खींचकर वो सेंट्रियोल के तरफ में बढ़ जाएंगे। ये आपका अर्ली एनाफेज का स्टेज में देखने को मिलेगा। और ये पर्टिकुलर खिंचाव जो है लेट एनाफेज पीरियड में ये ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से ये क्रोमोसोम्स के एक एक पेयर जो है वो इस सेंट्रियोल और एक एक पेयर जो है उस सेंट्रियोल की तरफ खींचकर चले जाएंगे। और सबसे पहला फरो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। यानी अब न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला है, इसलिए साइटोप्लाज्म में भी कंस्ट्रिक्शन यानी फरो देखने को मिल रहा है। इसके बाद ही का जो स्टेज है वो है टेलोफेज। इस टेलोफेज में आपका न्यूक्लियस जो है अब पूरी तरह से अलग होकर ये जो क्रोमोसोम्स जो दोनों सेंट्रियोल की तरफ में अटैच थे वो एक तरफ आ जाएंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपियर हो जाएगा। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाने की वजह से अब अंदर में जो क्रोमोसोम्स है वो फिर से अपने आप को क्या करेंगे, सेंट्रोमियर से डिटैच होंगे, और वो वापस हाईली कंडेंस्ड फॉर्म से फिर से थ्रेड लाइक फॉर्म में चले जाएंगे। यानी अब वो क्रोमोसोम्स की जगह क्रोमैटिन मटेरियल्स बन जाएंगे, और इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। तो एक सेंट्रियोल विथ न्यूक्लियस और अनदर सेंट्रियोल विथ अनदर न्यूक्लियस वो अपने आप को अलग अलग कर लेगा, और कंस्ट्रिक्शन जो है वो और डीपेन हो जाएगा और गहरा हो जाएगा, और धीरे धीरे करके ये फिर दो पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म, दो अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ क्रोमैटिन मटेरियल्स एंड सेंट्रियोल वो अलग हो जाएंगे। ये जो पार्ट है जहां पर ये दो सेल अलग हो गए, ये डिवीजन है। ये जो डिवीजन हुआ इसमें पहले न्यूक्लियस अलग हुआ विच इज कैरियोकाइनेसिस, इसके बाद साइटोप्लाज्म अलग हुआ विच इज साइटोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, वेयर एज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कैरियोकाइनेसिस। अब जो माइटोसिस हम लोग यहां पर किए, ये जो माइटोसिस का इतना सारा स्टेज हम लोग पढ़े, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये जो अलग अलग 4 फेज पढ़े, इसके बाद हम लोग इंटरफेज के बारे में जाने, तो इन सब में प्लांट और एनिमल के केस में थोड़ा डिफरेंस है। आपका जहां पर एनिमल के केस में अभी सबसे पहले साइटोप्लाज्म के पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, ये सेंट्रियोल के हेल्प से हुआ। यानी सेंट्रियोल वाज द मेन ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल विच हेल्प इन द डिवीजन ऑफ द सेल। लेकिन प्लांट के केस में देखा जाता है कि प्लांट के केस में पर्टिकुलरली ऐसे कोई सेंट्रियोल्स नहीं होते। वहां पर अगर देखा जाए तो इस तरह से सेल जब डिवाइड होता है तो ये सेल प्लेट यानी साइटोप्लाज्म जो है वो प्लेट के जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है, और वो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। तो इन केस ऑफ प्लांट्स द cytokinesis, that is the division of the cytoplasm, is actually by the cell plate formation. But in case of animals, it is by the furrowing of the cytoplasm, which is cytokinesis, which is ultimately been done by centrioles. एनिमल के केस में एस्टर्स देखने को मिलते हैं क्योंकि सेंट्रियोल्स में एस्टर्स हैं। प्लांट के केस में क्योंकि सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है तो एस्टर्स नहीं होते। और एनिमल सेल का ये माइटोसिस जो है वो लगभग सारे टिश्यूज में होते हैं ग्रोथ और रिप्लेसमेंट के लिए। लेकिन प्लांट के केस में देखा जाता है कि ये जो माइटोसिस हुआ ये आपको सेल को लेन देन तो करता है, लेकिन ये सिर्फ गर्थ में बढ़ाने के केस में आपको देखने को मिलता है। यानी प्लांट के केस में जो डिवीजन होता है वो इंटायर रीजन में नहीं देखने को मिलता, ग्रोइंग टिप्स में ही मिलता है, जिसके वजह से वो ग्रो करता है, लंबा होता है और चौड़ा होता है। लेकिन एनिमल के केस में पूरे सेल में होता है जो पूरे शरीर को बड़ा करता है।
अब हम लोग मियोसिस के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि माइटोसिस के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसे हम लोग रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाता है, रिड्यूस टू हाफ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस में क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मेंटेन होते थे, इसीलिए उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते थे। तो मियोसिस जो है वो पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, जैसे टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस इन केस ऑफ मेल एंड ओवरी इन केस ऑफ फीमेल। और टेस्टिस क्या रिलीज करता है, स्पर्म्स। ओवरी क्या रिलीज करता है, ओवा। तो इस तरह से ये दोनों जो सेक्स सेल्स जो है वो रिलीज हुए, ये रिलीज होता है मियोसिस की वजह से। फ्लावरिंग प्लांट्स में उसी तरह से एंथर है जो एंड्रोशियम है आपका, और ओवरी जो है वो आपका फीमेल गाइनेशियम है। तो एंथर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है पॉलन ग्रेन्स और ओवरी प्रोड्यूस कर रही है ओव्यूल्स। तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स और प्रोडक्शन ऑफ ओव्यूल्स है, ये मियोसिस है। ड्यू टू मियोसिस ये पॉलन ग्रेन और ओव्यूल मिलेंगे तब जाके जाइगोट एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा, यहाँ स्पर्म और ओवा मिलके तब जाके जाइगोट, इसके बाद एम्ब्रॉयो फॉर्मेशन होगा। तो मियोसिस इज बेसिकली बीन डन, इट इज अ काइंड ऑफ डिवीजन विच प्रोड्यूसेस सेक्स सेल्स और गैमेट्स। तो गैमेट्स जैसे इस केस में स्पर्म और ओवा, और प्लांट्स के केस में पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स। अब हम लोग देखेंगे कि मियोसिस आपके सिलेबस में नहीं है, यानी मियोसिस जो है इसका डिवीजन जो है वो पर्टिकुलरली आपको सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग मियोसिस के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि जो पढ़े थोड़ा उसको इलाबोरेट कर लेना ठीक होता है। तो मियोसिस में सबसे पहले देखिए कि आपका मियोसिस में यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है कि क्रोमोसोम्स जो है वो सबसे पहले इस तरह से अपने आप को अटैच करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स बहुत होते हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 लिया है, जैसे कि आपको समझ में आए। ये 3 जो है आपके मेल पेरेंट से लिए गए हैं और एक फीमेल पेरेंट से लिए गए हैं। तो 3 करके यहाँ 6 के पेयर्स हैं। ये 6 के पेयर्स टोटल मिला के 2n यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, विच इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एडल्ट। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्टिकुलरली पूरा का पूरा क्रोमोसोम का डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि इस तरह से 3 हिस्से लिए, लेकिन टोटल आपको पता है कि टोटल ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 फ्रॉम मेल पेरेंट, 23 फ्रॉम फीमेल पेरेंट, यहाँ पर 46 होने चाहिए थे। यहाँ जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे आप समझ सके, यहाँ पर 3 मेल्स 3 फीमेल क्रोमोसोम्स को लिया गया है। तो टोटल 6 क्रोमोसोम यहाँ है, जिसे हम 2n देकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये डिप्लॉयड ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को इस तरह से कंडेंस फॉर्म में चला आता है सेल डिवीजन के समय। जैसे कि आप लोग देखे प्रोफेज में देखे थे, अर्ली प्रोफेज में वो अपने आप को कंडेंस करता है। तो ठीक इसी तरह से मियोसिस में भी ये अपने आप को कंडेंस करता है, और इस तरह से देखिए वो अपने आप को अरेंज करके एक पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो बना लिया। होमोलोगस माने ऐसे क्रोमोसोम जो शेप और साइज में एक जैसे होते हैं, वो पेयर करते हैं। तो वो पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि दोनों क्रोमोसोम्स यहाँ पर जो अटैच हुई है, तीनों क्रोमोसोम्स एक जैसे देखने में, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाएगा। सो द क्रोमोसोम्स व्हिच आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज आर टर्म्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मियोसिस के स्टेज में जाएगा तब ये डिवीजन होगा। तो मियोसिस के केस में जो पहला डिवीजन होता है वो रिडक्शनल डिवीजन है, और इसमें ये आपका टोटल जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है टूटकर इस तरह से 2 हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में बढ़ जाएंगे। यानी यहाँ पर 46 अगर क्रोमोसोम्स था तो ये 23 यहाँ और 23 यहाँ, टोटल 23 करके इस तरह से टूट जाएंगे, और टूटकर आपका अलग अलग पेयर बनाएगा। ये 23 पेयर्स क्रोमोसोम जो है, जिसमें से एक 23 पेयर जो है वो आपका पेरेंट का वो ऑफस्प्रिंग में जाएगा, और दूसरा 23 पेयर दूसरे जो पेरेंट है उसके यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह से 23 टोटल जो है वो टूट कर देखिए हाफ हाफ, यानी अब ये आधा हो गया है 23 का भी, ये भी आधा हो गया है, लेकिन दोनों मिला के टोटल 23 है, हाफ हाफ विच इज 1। इसी तरह से दूसरे पेरेंट का भी 23 क्रोमोसोम्स हाफ हाफ यहाँ पर रखकर ये भी टोटल 23 है। तो यहाँ 23 और ये 23 मिलकर टोटल 46 क्रोमोसोम वापस ऑफस्प्रिंग में बन जाता है। यानी आपका मियोसिस 2 स्टेज में कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में आपका आधा हो जा रहा है, जिसे हम लोग फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बोलेंगे। ये फर्स्ट में क्योंकि आधा हो रहा है तो ये रिडक्शनल डिवीजन है। तो एक्चुअली मियोसिस में पहला जो डिवीजन है वो मियोटिक डिवीजन है, लेकिन दूसरे डिवीजन में फिर आपका टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन हो रहा है, जो कि माइटोसिस में होता था कि टोटल क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होता था। तो इसका मतलब आपका सेकंड जो डिवीजन है मियोसिस का वो माइटोटिक डिवीजन है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर अगेन मेंटेन्ड। अंडरस्टूड? ओके, अब हम लोग देखेंगे कि माइटोसिस जो था वो हम लोगों के शरीर में क्यों होता है। तो माइटोसिस क्यों होता था, तो पहले बताया गया कि माइटोसिस ग्रोथ,
इसके बाद रिप्लेसमेंट और रिपेयर, ये 3 कारणों से माइटोसिस होता था, जिसके वजह से आपका शरीर बढ़ता है, शरीर में नए नए सेल्स बनते हैं, रिप्लेस होते हैं और इंजर्ड पार्ट जो है वो रिपेयर होता है। मियोसिस जो है पर्टिकुलरली प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स था, लेकिन मियोसिस के और भी कुछ जानकारी है जो उसके कारण को, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस को जानने हैं हम लोग। यहाँ पर पहला दिया है कि जब 23 पेयर्स फ्रॉम मदर एंड 23 पेयर्स फ्रॉम फादर, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम जब मिक्स होते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस तरह से मिक्स होते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ब्लेंडेड होते हैं। दोनों टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब 46 बनता है तो 23 मैटरनल से 23 पैटर्नल से, ये 23 क्रोमोसोम जब मिक्स होते हैं तो ये मिक्स होने की वजह से ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनके अंदर में कुछ नए आइडेंटिटीज, कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनाते हैं, जो कि पर्टिकुलरली उनके इवोल्यूशन में नए पर्टिकुलर जनरेशन के लिए वो फायदेमंद होता है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे साल पहले जो डायनासोर्स थे वो आज नहीं पाए जाते, तो ये मियोसिस, माइटोसिस उनमें भी होता था। फिर क्या कारण है कि वो आज नहीं है? इसलिए क्योंकि उनमें अडेप्टेबिलिटी जो था वो कम होता चला गया था, जिसकी वजह से वो अडेप्टेशन ठीक से नहीं कर पा रहे थे। यानी विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट दे कुडंट अडैप्ट देमसेल्फ विद द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड अल्टीमेटली दैट्स व्हाई दे गॉट एक्सटिंक्ट। तो इवोल्यूशन के ये जो पावर है, ये जो क्षमता है, ये वो ज्यादातर वेरिएशन की वजह से ही आता है। यानी इवोल्यूशन में आपको जो नए तरह के जीन्स होंगे, जो नए एनवायरनमेंट को ज्यादा अपने आप को एडजस्ट कर सकेंगे, नए कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो जल्दी अपने आप को अडैप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट में और ज्यादा दिन तक जीते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स के केस में नहीं हो पाया होगा, इसीलिए वो एक्सटेंड कर गए। तो इवोल्यूशन के लिए मियोसिस का बड़ा योगदान है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन्स जो है वो अपने आप को क्रॉस ओवर करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, नए कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है। वो नए कैरेक्टरिस्टिक्स विद एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है वो हेल्पफुल साबित होता है, जो अडेप्ट करने में ज्यादा मदद करता है। यहाँ एक पिक्चर देकर इसको समझाने की कोशिश किया गया है। जैसे कि देखिए, ये आपका होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जब वेरिएशन के लिए क्रॉसओवर करते हैं तो इनका कोई पार्ट इस तरह से अगर इंटरचेंज हो जाए, जैसे कि देख रहे हैं इस दो पार्ट को इस तरह से मिलाकर दिखाया गया, जो कि इस केस में देखिए यहाँ पर जब देखा गया तो ये इसका पार्ट इधर और इसका पार्ट यहाँ इंटरचेंज हो गया। ये जो इंटरचेंज होने के ये थोड़ा सा पार्ट जो डीएनए का चेंज हो गया, ये जो डीएनए का पार्ट चेंज हुआ क्रोमोसोम के अंदर, ये पर्टिकुलरली उसको नए कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर डाल देगा। ये नया कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पर्टिकुलरली उसके इवॉल्विंग में मदद करेगा। नए कैरेक्टरिस्टिक्स नए एनवायरनमेंट में नए तरह के फीचर्स लेकर आएगा। वो नया तरह का फीचर्स जो है वो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए उपयोगी होता है। इसीलिए हम लोगों के अंदर में भी, ह्यूमन बींग्स में भी काफी चेंजेस देखने को मिला है। वो चेंजेस जो है वो सिर्फ उसके बॉडी स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से ही नहीं हुआ है, बल्कि विद द चेंज एडेप्टेशन जब होता चला गया तो उसमें ये जो क्रॉसिंग ओवर होता गया, वेरिएशन आता गया, चेंजेस आता गया, ये भी हेल्पफुल था। इसे वेरिएशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि नया जो स्पेसीज, नया जो पर्टिकुलर जनरेशन आपके सामने आएगा, वो नया जनरेशन में आप देखेंगे कि उसके अंदर में भी वही पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वही है, लेकिन उसके जीन के चेंजिंग होने की वजह से उसके फूड हैबिट्स, उसके बिहेवियर्स, थिंकिंग एबिलिटी, ये सब चीजों में उसका चेंजेस आता रहता है, जो कि मियोसिस की वजह से ही हो पाता है। इसलिए मियोसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वेरिएशन में इंपॉर्टेंट है। यहाँ मियोसिस और माइटोसिस के कुछ डिफरेंस दिए गए हैं आपके स्टडी के लिए, हैव अ लुक ऑन इट। जैसे माइटोसिस पूरे बॉडी सेल्स में होता है, यानी सोमैटिक सेल्स में होता है। बॉडी सेल को सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं, लेकिन मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। माइटोसिस आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट, रिप्लेसमेंट, इन सब में मदद करता है, और मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन में, यानी गैमेट्स बनाता है। प्लांट के केस में पॉलन ग्रेन्स और ओवम्स, और एनिमल के केस में वो स्पर्म और ओवम्स। तो माइटोसिस में देखा गया कि ये थ्रू आउट आपका कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, लेकिन मियोसिस जो है पर्टिकुलरली सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज तक ही ये होता है। यानी आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम देयर कम्स अ स्टेज इन एनिमल्स लाइफ व्हेन माइटोसिस स्टॉप्स। एट दैट टाइम पर्टिकुलरली नो मोर सेक्स सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। सो मियोसिस इज पर्टिकुलरली फॉर अ active age up to when they are reproductive, but mitosis takes place throughout their life
यानी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ जो है वो चिरंतर रहेगा एनिमल्स में, वो एक स्टेज में आके टीनेज के बाद एडल्टहुड में वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ वही खत्म हो जाता है, पर रिपेयर और रिप्लेसमेंट तो चलते रहते हैं, है कि नहीं। रिपेयर और रिप्लेसमेंट होता रहता है, केश बड़े होते रहते हैं, कटता है फिर आता है, नाखून बड़ा होता है, कटता है फिर आता है, इस तरह से सेल्स जो है वो रिप्लेस और रिपेयर होते रहते हैं। अब आ गया माइटोसिस। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, यानी एक पैरेंट सेल उसे 2 डॉटर सेल्स, लेकिन मियोसिस के केस में देखा गया 4, जैसे कि तुमको यहां पर दिखाकर मैंने दिखाया था कि माइटोसिस अ पर्टिकुलरली डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, फिर वो हैप्लॉयड हुआ, हैप्लॉयड टूटकर अपने आप को जब एक एक करके सेल्स रिप्रोडक्शन में जो आपका क्रोमोसोम था वो अलग हुआ, तो इस तरह से ये दोनों मिलकर लेकिन 23 था, ये दोनों मिलकर 23 था, तो इस तरह से टोटल 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो बनाया था मियोसिस की वजह से, जो कि माइटोसिस में सिर्फ देखने को मिलता है कि 2 बनते हैं, और 2 से अधिक जब होता है तो वो उसको मल्टीपल फिशन बोलते हैं, वो भी देखने को मिलता है, ड्यू टू विच सर्टेन बॉडी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर इंटरचेंज, कुछ बदलते भी हैं। फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इसके केस में देखिए डॉटर सेल्स में मेंटेन होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द पेरेंट आर ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग्स, यानी ये इक्वेशनल डिवीजन है। लेकिन मियोसिस के केस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, हाफ हो जाता है, तो ये रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ, यानी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाता है, इसमें डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही रहता है। लास्ट जो है कि पर्टिकुलरली आपका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर डिवीजन के केस में एक सिंगल डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, और वो सिंगल डिवीजन की वजह से 2 कैरियोकाइनेसिस में 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और दोनों न्यूक्लियस डिवाइड होकर साइटोप्लाज्म अलग कर लेता है। इसके केस में न्यूक्लियर डिवीजन जो है पर्टिकुलरली 4 बार में टूट कर बनता है, जिसकी वजह से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। सही बात है, 4 डॉटर सेल्स तो 4 न्यूक्लियस होंगे 4 सेल्स में। लास्ट में बता रहा है कि क्रोमोसोम के वजह से माइटोसिस के वजह से जो फीचर्स, बॉडी फीचर्स देखने को मिलेगा वो आइडेंटिकल होगा, यानी जैसे ह्यूमन बींग्स है वैसे ह्यूमन बींग वाले ही एनिमल्स वो जन्म देगा, जो बर्ड्स है वो बर्ड्स वैसे ही बर्ड्स को जन्म देगा, जो पर्टिकुलर फूल वाले पौधे हैं वो वैसे ही फूल वाले पौधों को जन्म देगा। लेकिन मियोसिस के वजह से देखा जाता है कि इसमें गैमेट्स जो बनता है तो उसके वजह से वेरिएशन आता है, बदलाव आता है। यानी अगर आप रेड कलर्ड फ्लावर और एक वाइट कलर्ड फ्लावर को इस तरह से लैब के अंदर अगर मियोसिस करवाते हैं और उसके अंदर वेरिएशन करवाते हैं, तो हो सकता है कि जो फूल बने वो पिंक कलर्ड का हो, यानी कुछ अलग हो, ना रेड हो ना व्हाइट हो। तो ये वेरिएशन जो आया वो मियोसिस की वजह से आएगा, ड्यू टू मियोसिस। तो इस तरह से हम लोगों का जो चैप्टर 2 था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स वो आज खत्म होता है इस सेकंड वीडियो में। होप आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू।